गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे पिछले अध्यायों में कर चुके हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स की क्लास में, मांग का अर्थ क्या है, मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है, मांग का नियम क्या है, इन सब बातों के बाद आज हमारे सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि मांग का नियम क्यों लागू होता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, मांग का नियम लागू होने के कारण। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मांग का नियम क्यों लागू होता है। यानी जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मांग वक्र जो हम पहले सेशन में कर चुके हैं। मांग वक्र प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व है, डीडी वक्र है, ये ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से यानी बाएं हाथ से और दाएं हाथ को बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। या हम ये कह सकते हैं जैसे ओ पी कीमत थी हमारी पहले, तो हमारी मात्रा थी OL, P से कीमत जब बढ़कर P1 हुई यानी कीमत बढ़ी, तो मात्रा भी, मांगी गई मात्रा भी OL से OL1 आ गई। मांग कीमत बढ़ने पे मांग घट गई, कीमत बढ़ने पे मांग घटती है और कीमत के घटने पे, किसी वस्तु की कीमत के घटने से मांग बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो लेक्चर में ढूंढते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, तो हम शुरू करते हैं ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए। मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है, तो ये कुछ एक कारण हैं जिन कारणों के कारण मांग का नियम लागू होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। उसमें से पहला पॉइंट देखिए आप, पहला पॉइंट है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या, सबसे पहले इस बात को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में, पिछले लेक्चर में किया था, उपयोगिता क्या है, उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया, या हम ये कह सकते हैं उपयोगिता की परिभाषा किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता कहलाती है। यानी कोई भी उपभोक्ता जब वस्तु का उपयोग करता है तब उसकी जो संतुष्टि होती है, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, वो उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता क्लियर हुई। इसके बाद सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कौन सी है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, जैसे जैसे क्योंकि एक इकाई का तो उपयोग नहीं करते ना हम, कई इकाइयों का उपयोग करते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी इसे हम अतिरिक्त उपयोगिता नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कहा है। अब सीमांत उपयोगिता क्लियर हो गई कि किसी वस्तु की वो शक्ति जिसके द्वारा एक अतिरिक्त इकाई के द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है, वो सीमांत उपयोगिता है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ह्रास का मतलब होता है कम करना या घटाना। उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता किसी निश्चित समय में जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उसकी कुल उपयोगिता में कमी होती जाती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास होना कहते हैं। यही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। कैसे, जैसे कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक अगली इकाई का उपयोग करेगा, जैसे जैसे उपयोग करता जाएगा उसकी पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उस उपयोगिता का संतुष्टि का स्तर लेवल कम होता जाएगा। कैसे,
मान लिया एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो मान लिया मुझे भूख लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और ऐसी स्थिति में मुझे गुलाब जामुन का शौक है। एक गुलाब जामुन की कीमत प्राइस, एक गुलाब जामुन की कीमत 8 रुपए है मान लिया। ऐसी अवस्था में मैं जब गुलाब जामुन खाने जाऊंगा तो पहला जब गुलाब जामुन खरीदूंगा तो उससे पूछूंगा क्या कीमत है भाई, 8 रुपए है। 8 रुपए में मैं तैयार हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं पहला गुलाब जामुन लूंगा तो 8 रुपए उसकी कीमत अदा कर दूंगा। परंतु एक गुलाब जामुन खाने के बाद मेरा उपयोगिता का स्तर, संतुष्टि का स्तर थोड़ा सा नीचे आया है। जैसे ही मैं दूसरा गुलाब जामुन खरीदना चाहूंगा तो मैं 8 रुपए की बजाय 6 रुपए ही देने को तैयार होऊंगा उस गुलाब जामुन के। और जब 4-5 ऐसे जितने भी खा लूंगा मैं, जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरी भूख समाप्त हो जाएगी, तब मैं चाहे वो कितना ही सस्ता गुलाब जामुन दे मैं नहीं लूंगा। यही मानवीय व्यवहार है, एक उपभोक्ता इसी प्रकार का व्यवहार करता है। यानी मतलब क्या हुआ, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई तभी खरीदेगा जब पिछली इकाई की तुलना में उसे उस इकाई की कम कीमत देनी पड़ेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि या आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको भूख लगी हुई है, खाना खा रहे हैं आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है। ऐसी स्थिति में आप जब पहली रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता का स्तर है, लेवल बहुत उच्च होगा। उसके लिए आप 5 रुपए प्रति रोटी देने को भी तैयार हैं, परंतु जैसे ही दूसरी खाएंगे तो सोचेंगे कुछ कम हो जाए कीमत तो बेहतर है, 4 रुपए। और ऐसे करते करते जब उपयोगिता का स्तर और कीमत बराबर हो जाए तब हम उस उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। यानी सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर। कैसे? जैसे इस डायग्राम में भी यही दिखाया जाता है, मान वक्र भी हमारा यही दिखाता है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी यही दिखाता है। जैसे ही किसी वस्तु की मांग कीमत ज्यादा थी तब मांग हमारी कम थी, परंतु जैसे ही कीमत बढ़ी, P से P बन गई, जैसे ही कीमत बढ़ी हमने हमारी मांग कम कर दी। तो मांग वक्र का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ही मांग का नियम लागू होता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है? आय प्रभाव किसे कहते हैं? एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण, एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन हुआ है उसका वस्तु की मांग पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो आय प्रभाव कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। अब एक बात और निकल के आ गई आय प्रभाव में, यानी वास्तविक आय में परिवर्तन होना चाहिए। अब आय दो प्रकार की है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय। मौद्रिक आय मुद्रा के रूप में, वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। यानी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में वो आय जिन्हें एक व्यक्ति एक निश्चित मौद्रिक आय के द्वारा खरीद सकता है वो वास्तविक आय है। वास्तविक आय हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कैसा उदाहरण? मान लिया हम हर रोज दूध खरीदते हैं, दूध वाले से 2 किलो दूध लगता है हमारे घर में, वो खरीदते हैं। उसकी कीमत है मान लिया 30 रुपए। कितने रुपए खर्च हुए? 60 रुपए खर्च हुए पर डे के। और महीने में कितने खर्च हुए? 1800 रुपए खर्च हो जाएंगे।
हमारी आय क्या है? आय तो मौद्रिक आय तो निश्चित है। मौद्रिक आय मान लिया 10,000 रुपए है उस उपभोक्ता की। मेरी मौद्रिक आय 10,000 रुपए है। 2 किलो दूध रोजाना लगता है मेरे। 30 रुपए उसकी एक इकाई की यानी 1 किलो की कीमत है 30 रुपए, यानी 60 रुपए रोजाना लगते हैं। पर मंथ में कितने खर्च कर रहा हूं? 1800 रुपए। ऐसी स्थिति में देखिए मेरी आय पहले महीने 10,000 रुपए थी और मैं ये दूध खरीद रहा था, सही है। अब दूसरे महीने भी मेरी आय 10,000 रुपए है, परंतु दूसरे महीने मेरी वास्तविक आय बढ़ गई है। कैसे बढ़ी? देखिए दूसरे महीने दूध की कीमत 25 रुपए हो गई, घटकर 25 रुपए हो गई। ऐसी स्थिति में 2 किलो दूध ही लेना है मुझे। कितने रुपए लगे? 50 रुपए लगे। इस हिसाब से इस महीने में कितने रुपए खर्च होंगे? 1500 रुपए खर्च होंगे। दूध वही है, मेरी मौद्रिक आय वही है, परंतु मेरे पास पिछले महीने 1800 रुपए खर्च होने हुए थे, इस बार 1500 ही खर्च होने हैं। इसका मतलब कितने रुपए बच गए मेरे? 300 रुपए बच गए। ऐसी अवस्था में मैं 300 रुपए में या तो दूध की ओर मांग कर लूंगा, ज्यादा खरीदूंगा, यानी अब की बार 7.5 किलो यानी कुछ दूध और 12 किलो दूध, यानी पिछले महीने मैंने जो दूध खरीदा था उसकी बनिस्बत 12 किलो दूध और खरीद लूंगा, उससे कुछ और बना लूंगा, या इन 300 रुपए से मैं किसी और वस्तु की मांग करूंगा। इसका मतलब कीमत इस वस्तु की कम होते ही मेरी मांग बढ़ गई, इस उपभोक्ता की मांग बढ़ गई, और यही हमारा मांग का नियम कहता है। यानी वस्तु की कीमत करने पे उपभोक्ता की मांग बढ़ी, और किस कारण बढ़ी? आय वही है, आय निश्चित है हमारी, परंतु वास्तविक आय बढ़ गई हमारी। या हम यूं कह सकते हैं कि पहले दिन मान लिया एक आदमी मजदूर है और 300 रुपए मजदूरी पे जा रहा है। ऐसी अवस्था में पहले दिन उसको घर वालों ने कहा कि आप 2 किलो चीनी ले आना हमारे घर के लिए, और 50 रुपए चीनी के भाव हैं। इसका मतलब 100 रुपए में चीनी आ जाएगी, 200 रुपए का उसको सामान और बता दिया। ऐसी अवस्था में वो पहले दिन मजदूर किसी कारणवश साई को लेट हो गया और चीनी ले नहीं ला सका। अब दूसरे दिन चीनी तो चाहिएगी, उस दिन तो हो सकता है उनके घर वालों ने उधार लेके या काम चला लिया, परंतु दूसरे दिन भी चाहिए तो कहा उसे चीनी तो चाहिएगी, उपयोग करनी है, उपभोग करनी है, चाय बनाने के लिए, अन्य कामों के लिए। ऐसी अवस्था में वो दूसरे दिन जैसे ही अपना कार्य करके घर लौटता है, मार्केट में जाता है कि मुझे चीनी लेके जानी है और कुछ सामान अन्य भी लेके जाना है। ऐसी अवस्था में मार्केट में जाता है, अब जाके देखता है, पूछता है कि चीनी किस भाव है भाई, तो वो बताता है, कहता है कि चीनी तो 40 रुपए किलो है। अब पहले दिन उसको 2 किलो चीनी 100 रुपए में खरीदनी थी और 200 रुपए का अन्य सामान खरीदना था। अब वो सोचता है 100 रुपए में भाई 40 रुपए किलो के भाव में चीनी तो 2.5 किलो आ जाएगी, क्यों ना मैं 2.5 किलो ले लूं ताकि कुछ दिन और चल जाएगी। परंतु रुपए उसके कितने लगे? 100 ही लगे ना, जबकि वस्तु और सेवा की मांग बढ़ गई, वस्तु की मांग बढ़ गई। 2 किलो चीनी ले रहा था, जैसे उसकी कीमत कम हुई उसकी वास्तविक आय बढ़ गई और 2 की जगह वो 2.5 किलो चीनी ले लेगा और बाकी 200 रुपए का बाकी सामान लेके घर आ जाएगा। इसका मतलब ये आय प्रभाव है। उसकी आय, मौद्रिक आय निश्चित है, परंतु उसकी वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु की मांग बढ़ गई, और यही तो हमारा मांग का नियम कहता है। अतः आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है, और जब आप आय प्रभाव का दिखाओगे, उपभोक्ता की आय दिखाओगे, यहां ऐसी अवस्था में वास्तविक आय, प्राइस की जगह वास्तविक आय दिखाओगे तो भी डायग्राम इसी प्रकार बनेगा। इसका मतलब है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक आय प्रभाव के कारण भी होता है। अब बात करते हैं हम 3 नंबर पॉइंट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो चुका हमारा, आय प्रभाव हो चुका। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव है क्या? प्रतिस्थापन हम पहले कर चुके हैं। प्रतिस्थापन वस्तु याद होगा आपको
किसी कोई भी वह वस्तु जो दूसरी वस्तु उस जैसी दूसरी वस्तु की जगह ले सके, उस जितना ही संतुष्टि का स्तर पूर्ण कर पाए। किसी उपभोक्ता की कोई एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु यदि उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाती है तो वो उस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु है, यानी बदले में जगह ले लेना। जैसे चाय और कॉफी का उदाहरण आप ले सकते हैं। अब इसी हिसाब से प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ प्रतिस्थापन वस्तु के हिसाब से। कैसे? प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय यह है कि जब एक वस्तु की कीमत में दूसरी वस्तु की तुलना में परिवर्तन होता है तो कम कीमत वाली वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है और अधिक कीमत वाली वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। या हम ये कह सकते हैं अन्य शब्दों में कि सस्ती वस्तु का महंगी वस्तु के स्थान पे प्रतिस्थापन कर लिया जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात की होगी चाय और कॉफी की। चाय और कॉफी मान लेते हैं, देखते हैं। चाय और कॉफी दो चीजें हैं हमारे पास। कॉफी की चाय प्रतिस्थापन वस्तु है और चाय की कॉफी प्रतिस्थापन वस्तु है। मान लेते हैं ये वस्तु हो गया हमारा गुड्स। अब इनकी कीमत क्या है दोनों की? इनकी कीमत मान लेते हैं दोनों की 100 रुपए किलो है। दोनों की कीमत कितनी? 100 रुपए किलो। अब जब 100 रुपए किलो दोनों की कीमत है, ऐसी अवस्था में जो चाय के शौकीन हैं वो चाय खरीदेंगे और जो कॉफी के शौकीन है वो कॉफी खरीदेंगे उपभोक्ता। सामान्य सी बात है। परंतु यदि उनकी कीमत में कमी या वृद्धि आ जाए, जैसे चाय की कीमत मान लिया 100 रुपए की जगह बढ़कर 200 रुपए किलो हो गई और कॉफी की कीमत क्या है? कॉफी की कीमत स्थिर है, पहले 100 थी अब भी 100 ही है। ऐसी अवस्था में हुआ क्या? परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन चाय की कीमत बढ़ गई और कॉफी की कीमत स्थिर है। जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी, ये जो चाय पीने वाले हैं इतना ही संतुष्टि चाय पीने से होती है और इतने ही कॉफी से होती है, तो अपना शौक छोड़ के और क्या करेंगे? चाय की मांग में यहां दर्शाते हैं, चाय की मांग में कमी आ जाएगी और कॉफी की कीमत में वृद्धि आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चाय खरीदने वाले हैं वो कॉफी पे आ जाएंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे और कॉफी वाले पहले से कॉफी पी रहे हैं। एक बात और है, हो सकता है मान लिया कीमत अब कुछ दिन बाद हमारी चाय की कीमत 200 रुपए है, 200 रुपए है और ऐसी अवस्था में कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, 100 की जगह फटाक से 300 हो जाएगी। अब क्या होगा भला? अब ऐसी अवस्था में चाय तो स्थिर है और कॉफी की कीमत बढ़ गई है। ऐसी अवस्था में चाय की मांग बढ़ जाएगी और कॉफी की मांग घट जाएगी। तो यही हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है। यानी यहां क्या हुआ? चाय की कीमत बढ़ने से इसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ गई और यहां क्या हुआ? कॉफी की कीमत बढ़ने पर चाय इसकी प्रतिस्थापन वस्तु है, इसकी मांग बढ़ गई और इसकी मांग में कमी हो गई। और यही हमारा मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पे मांग कम होती है और वस्तु की कीमत घटने पे मांग बढ़ती है। परंतु यहां क्या हुआ? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में पहले वाली वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई है और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटने से पहले वाली वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई है, धनात्मक प्रभाव है। ये हमारा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो हमारे इन 3 कारणों से मांग का नियम लागू होता है, मांग वक्र ऋणात्मक होता है। एक बात और है, उपभोक्ता समूह, जिस वस्तु का उपभोक्ता समूह बड़ा है उसकी स्वाभाविक बात है मांग ज्यादा होगी और जिस वस्तु का उपभोक्ता समूह छोटा है उसकी मांग कम होगी। उपभोक्ता समूह पर निर्भर करता है। जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है
अब उपभोक्ता समूह कैसे तैयार होते हैं? उपभोक्ता समूह जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब कई दूसरे उपभोक्ता भी पहले वाली वस्तु को खरीदने के लिए पहली कीमत पर नहीं खरीद रहे थे, परंतु अब जो कम हुई है उस पर खरीदने लग जाएंगे और उनकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं आम। आम एक वस्तु है, आम की कीमत 30 रुपए किलो है। ऐसी अवस्था में उसे खरीदने वाले 10 लोग हैं, मान लिया 10 लोग हैं उसको खरीदने वाले, यानी ये समूह बन गया हमारा उपभोक्ताओं का। और जैसे ही इसकी कीमत 20 रुपए किलो हुई, इसको खरीदने वाले 10 तो थे ही, 10 और खरीदने लग गए, यानी उपभोक्ताओं का समूह 20 का हो गया। वो जो लोग खीरा, ककड़ी वगैरह सलाद में लिया करते थे, उन्होंने भी सोचा कि आम का सीजन आ गया है और कीमत कम हो गई है, क्यों न हम भी आम का शौक पूरा कर लें। और यदि उसकी सीजन चले जाने के बाद बाई चांस उस आम की कीमत 50 रुपए किलो हो जाती है, तो ये वाले 10 जो जुड़े थे इन्होंने तो खरीदना छोड़ ही दिया, ये जो पहले वाले थे उनमें भी घट के और संख्या बिल्कुल थोड़ी हो गई, 5 ही लोग खरीदने वाले बचे। तो ऐसी अवस्था में उपभोक्ता समूह के आकार का फर्क पड़ता है। और इसका मतलब क्या हुआ? कीमत कम होने से आम की उपभोक्ता समूह बड़ा हुआ, कीमत कम होने से उपभोक्ता समूह बड़ा हुआ, तो इसका मतलब मांग ज्यादा हुई। अगर कीमत के बढ़ने से उपभोक्ता समूह छोटा हुआ, इसका मतलब मांग भी कम हो गई। इसका मतलब उपभोक्ता समूह के आकार का वक्र भी तो इसी प्रकार बनेगा और इसी आधार पे मांग वक्र तैयार हुआ है हमारा। यह भी उपभोक्ता समूह का आकार भी मांग वक्र को निर्धारित करता है। 4 पॉइंट हो गए हमारे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता समूह का आकार। और अब एक पॉइंट और बचता है हमारा, विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग कौन से भाई? किसी वस्तु के जितने ज्यादा उपयोग होते हैं, एक से अधिक जितने भी उपयोग हैं, उन वस्तुओं की कीमत कम होने पे उनकी मांग में विस्तार हो जाता है। जैसे कौन सी वस्तुएं? कोई वस्तुएं ले लीजिए, दूध ले लीजिए, चना ले लीजिए। अब आपको दूध का उपयोग, दूध के तो अनेकों उपयोग होते हैं, चने के भी अनेकों उपयोग होते हैं। चना मनुष्य के खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पुराने जमाने में या कुछ अमीर लोगों के पास घोड़े वगैरह होते हैं तो घोड़ों के खाने के लिए भी होता है, पशुओं के खाने के लिए भी होता है। हमारे पालतू पशु जो घरों में, दूध से चाय भी बनाई जा सकती है, पनीर भी बनाया जा सकता है, मिठाई भी बनाई जा सकती है, अनेकों उपयोग है। तो ऐसी अवस्था में जैसे अगर दूध की कीमत कम हुई है, उदाहरण ले हम, पहले हम 2 किलो दूध, जो हमने पिछले पॉइंट में बात की थी, दूध 2 किलो जो ले रहे थे उसकी कीमत जब 30 रुपए किलो थी, ऐसी अवस्था में जैसे ही दूध की कीमत 20 रुपए किलो आती है, पहले हम पीने के लिए, चाय के लिए, गेस्ट वगैरह के लिए चाय बनानी है, या हमारे छोटे बच्चों को दूध पिलाना है, या बूढ़े बुजुर्ग को पिलाना है, या शाम को हमें थोड़ा बहुत लेना है दूध, ऐसी अवस्था में दूध खरीदा करते थे। परंतु जैसे ही उसकी कीमत कम हुई, हमने सोचा कि क्यों न दूध फालतू ले लिया जाए, आजकल तो सस्ता हो रहा है, पीने के लिए क्या, चलो पनीर की सब्जी बना लेते हैं, तो पनीर बना लेंगे। गर्मियों का सीजन आ चुका है, बच्चों के लिए कुल्फियां बना लेंगे, शेक बना लेंगे, क्योंकि मैंगो की कीमत भी हमारे घटी थी, या अन्य और अनेकों काम किए जा सकते हैं उनसे। कॉफी बना सकते हैं, मिठाइयां बनाने के लिए, मावा बनाने के लिए, खोया निकालने के लिए, हम अनेकों उपयोग में कर सकते हैं। ऐसे ही चने का हो सकता है, चना के भाव अगर 50 रुपए किलो है तो हमें जरूरत के लिए 1 महीने के लिए हम 40 किलो चना खरीद रहे हैं, कि सिर्फ दाल 40 ही ना मानो, 5 किलो चना खरीद रहे हैं हम कि दाल बनाने के लिए चाहिए। परंतु जैसे ही 50 रुपए से चने की कीमत 10 रुपए किलो आई, हमने सोचा क्यों ना हम हमारे पशुओं को भी डाल दें, चने से कुछ भुजिया बना लेंगे, कुछ पापड़ बना लेंगे,
कढ़ी भी बना लेंगे, कभी हो सकता है कभी कभार भून के रख लें, उनको खा भी लेंगे। जबकि हम पहले क्या किया करते थे, चने का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दाल बनाने के लिए किया जाता था। अब हमने उसके विभिन्न उपयोग वाली वस्तु थी, इस कारण हमने विभिन्न उपयोग शुरू कर दिए। इसका मतलब है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुओं की कीमत जैसे ही घटती है मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। तो ये 5 बातें थी जिनसे मांग का नियम लागू होता है। या इस प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपकी फाइनल एग्जाम के लिए भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है, 6 नंबर का पूछा जा सकता है। आपको प्रश्न अनेकों टाइप से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, तो आप यही 5 बातें लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है, तो भी यही 5 पॉइंट होंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता समूह का और विभिन्न उपयोग। अगर आपसे पूछ ले मांग का नियम क्यों लागू होता है, या कई बार ये 6 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, यह क्यों लागू होता है, तो मांग के नियम की परिभाषा और उसके बाद ये 500 पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपसे पूछ ले मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होने के क्या कारण है, या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर ढालू क्यों होता है, तो भी आप यही 500 पॉइंट बताओगे। अगर आपसे पूछ ले कीमत घटने पर मांग बढ़ती है या मांग बढ़ने पर कीमत घटती है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताएं, तो भी आप यही 500 कारण बताएंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आपको मेरा लेक्चर देखने के बाद सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नोट्स आपको खुद के बनाने हैं और उसके बाद आपको होमवर्क करना है, अच्छे से इस प्रश्न को तैयार करना है। दैट्स ऑल।